स्वागत है दोस्तों। आप सुन रहे हैं कहानी वार्ता अपने दोस्त विक्रम के साथ। दोस्तों, हम आ पहुंचे हैं अपने मच अवेटेड बहुप्रतीक्षित आतंक का पहाड़ कहानी पर। ये हमारी पिछली कहानी दौलत खतरे में का अगला भाग है। मुझे उम्मीद है कि आप सब ने वो भाग सुन लिया होगा। हालांकि अनिल मोहन जी की आदत अनुसार उन्होंने इस नॉवल में भी करीब 5-6 पेजेस पर वो उतारा है पिछली कहानी के कुछ पेजेस को, यानी उसकी एग्जिस्ट जो है वो डाल दी है। तो मैं पहले एपिसोड में तो उसे नहीं इंक्लूड करूंगा। हालांकि चूंकि वो किताब की कहानी के आप सब जानते ही होंगे शुरू में ही होती है, तो मैं उसे नहीं इंक्लूड करने वाला हूं। लेकिन यदि आप में से किसी दोस्त ने कहा कि उसे भी कर दीजिए, तो फिर मैं अगले एपिसोड की शुरुआत में ही उसे डालकर बाकी का एपिसोड पूरा कर दूंगा। क्योंकि 6 पन्ने आप खुद समझते हैं ठीक ठाक 15-20 मिनट ले जाएंगे, जबकि है वो वही कहानी जो हमने पहले सुन रखी है। तो शुरू करते हैं आतंक का पहाड़, पहला भाग। ऊंची पहाड़ी के बीच में काट कर बनाया गया रनवे बेहद छोटा और खतरनाक था, जिस पर अपहरण किया गया विमान उतारा गया। अगर पायलट एक्सपर्ट ना होता तो उतरते या फिर उड़ान भरते हुए समय विमान हजारों फीट गहरी खाई में गिर सकता था। काटी गई पहाड़ी को समतल करने के लिए पतली महीन बजरी में जरूरत से ज्यादा तारकोल मिलाकर वहां बिछाया गया था, जिसके कारण रनवे एकदम साफ और चिकना था। अगर ऐसा ना किया गया होता तो इस तरह प्लेन का वहां उतरना मुमकिन नहीं था। विमान को आखिरी झटका लगा और वो रुक गया। लैंडिंग के समय खूंखार आतंकवादी आतंक का पहाड़ और उसके साथियों ने इधर उधर की चीजें पकड़कर मजबूत सहारा ले लिया था, ताकि विमान उतरने के पहले झटके से वो बचे रहें। लेकिन इसके बावजूद भी आतंक का पहाड़ के 3 साथी नीचे जा लुढ़के थे। गनें उनके हाथ से छूट गई थी। फिर जब लैंडिंग के पश्चात विमान थमा तो वो फौरन ही गनें थाम कर अपनी अपनी जगह खड़े हो गए थे। विमान में मौजूद सब यात्रियों के चेहरे दूध की भांति सफेद पड़े हुए थे। उनके गले सूख चुके थे। दिल मौत के भय से धाड़ धाड़ बज रहा था। विमान अपहरण और फंसे यात्रियों के बारे में वो सुना करते थे, लेकिन उनमें से किसी के साथ भी ये खतरनाक हादसा अब तक नहीं बीता था। परंतु अब बीत रहा था। लेकिन इस विमान में कुछ ऐसे चेहरे भी थे जो अपनी ही दिमागी खींचातान में लगे हुए थे। देवराज चौहान, जिसकी खूनी निगाह काफी देर से खूंखार आतंकवादी आतंक का पहाड़ पर टिकी हुई थी। और करीब बैठा जगमोहन देवराज चौहान के इरादों को भांप कर मन ही मन बौखलाया हुआ था। हवलदार सुंदर सिंह त्रिपाठी, उसकी बीवी दीपा त्रिपाठी, भीम सिंह, रूपलाल, नगीना, सबके चेहरों पर मिले जुले भाव थे। वो तो 12 करोड़ की दौलत पाने के लिए विमान में चढ़े थे। विमान मद्रास जा रहा था, किंतु एकाएक देश के सबसे बड़े खूंखार आतंकवादी आतंक के पहाड़ ने विमान का अपहरण कर लिया था। आगे की तरफ बैठा था हल्दीराम और उसकी सड़ी काली मोटी बेटी पार्वती, जो कि एयरपोर्ट पहुंचने से पहले ब्यूटी पार्लर का चक्कर लगा आई थी। तेल से भीगी रहने वाली उसकी चुटिया गायब हो गई थी और उसकी जगह बॉब कट बालों ने ले ली थी। जीन्स की पैंट उसने पहनी हुई थी, जिसे देखते ही फौरन भैंस की याद आती थी कि उसे जीन पहना दी गई हो और जीन्स के ऊपर टॉप पहना था। ये सब देखकर तो उसका बाप हल्दीराम भी एक बार की सकपका उठा था। जवाब में पार्वती ने अपने बालों पर हाथ फेरते हुए कहा था कि अब तो वो करोड़पति हो गए हैं, इसलिए रंग ढंग बदलकर उन्हें करोड़पतियों की तरह रहना चाहिए। 12 करोड़ का सोना हल्दीराम ने अपने सोर्स से विमान के लगेज कैबिन में पहुंचा दिया था, जिसके साथ दोनों बाप बेटी मद्रास भागने की फिराक में थे। पार्वती को अब अपने पति भीम सिंह की परवाह नहीं थी। इस समय तो दोनों बाप बेटी सिर्फ ये सोच रहे थे कि विमान का अपहरण हुआ है। अगर उन्हें मालूम होता कि बैंक डकैती के बाद सारा सोना खुद लेकर जिन्हें वो धोखा देकर भागे हैं वो उनके पीछे हैं, तो उन दोनों का क्या हाल होता, ये तो बाप बेटी ही जानते थे।
परंतु फिलहाल वो निश्चिंत थे कि आतंकवादियों ने विमान ही अपहरण किया है। परंतु बाप बेटी दोनों को डर था कि आतंकवादियों को लगेज केबिन में पड़े सोने की भनक न लग जाए। बाप बेटी दोनों हवा का रुख देखने में लगे हुए थे और अपने पीछे लगे देवराज चौहान, जगमोहन और बैंक डकैती के अन्य हिस्सेदारों की मौजूदगी से नावाकिफ थे। अपहृत विमान में सनसनी भरा माहौल छाया हुआ था। अगला दृश्य। विमान के सब यात्रियों को एक एक करके गनों के निशाने पर सावधानी से प्लेन से बाहर निकाला गया। अपहरणकर्ताओं ने अपनी सीढ़ी विमान के खुले दरवाजे से सटा दी थी, जिसके कारण उतरने में किसी को भी परेशानी नहीं हुई। भीतर वाले अपहरणकर्ता भीतर ही रहे और बाहर गनों को थामे करीब 50 खूंखार नजर आने वाले आतंकवादी उतरने वाले यात्रियों को लाइन में खड़ा करते जा रहे थे। नसीर अहमद बिल्लौरी उर्फ आतंक का पहाड़ प्लेन के दरवाजे के समीप सीढ़ी पर पांव रखे आराम से सिगरेट के कश लेता उतरने वाले यात्रियों को देखे जा रहा था। जब उसके करीब से सत्तारूढ़ पार्टी का जाना माना नेता गुजरा तो आतंक का पहाड़ व्यंग से हंसा। शाम होती जा रही थी। सब यात्रियों को लाइन में खड़ा कर दिया गया था। आतंक का पहाड़ भी सीढ़ियां उतरकर नीचे आ गया। उसके चेहरे पर कड़वाहट से भरे खतरनाक भाव नाच रहे थे। उसके दोनों हाथ जेबों में थे। ऊंची पहाड़ी पर जहां सर्दी का कुछ एहसास हो रहा था, आतंक का पहाड़ आगे बढ़ा और लाइन में खड़े विमान यात्रियों के चेहरे पर नजरें दौड़ाने लगा। दो गनमैन आतंक के पहाड़ के दाएं बाएं आकर चलने लगे थे। अन्य सभी आतंकवादी यात्रियों को सावधानी से घेरे खड़े थे। मौत से भरे खतरनाक वक्त के दौरान सब विमान यात्री गुजर रहे थे। मौत से भरे खतरनाक वक्त के दौर से सब विमान यात्री गुजर रहे थे। कोई नहीं समझ पा रहा था कि क्या होने जा रहा है। हर कोई भय से आतंक के पहाड़ को देखे जा रहा था। एकाएक आतंक का पहाड़ नेता के सामने ठिठका। नेता का चेहरा भय से पीला पड़ गया। आतंक का पहाड़ वहशी ठहाका लगा उठा। इसे लाइन से बाहर निकालो। आतंक के पहाड़ के कहने की देर थी कि साथ चल रहे खूंखार गनमैनों ने नेता को लाइन से बाहर घसीट लिया। ऐसा होते ही नेता की हालत बुरी हो गई। आतंक का पहाड़ कहर भरी निगाहों से उसे देखे हुए आगे बढ़ा। चंद कदम चलने के पश्चात वो देवराज चौहान के सामने ठिठका। उसे ऊपर से नीचे देखा। देवराज चौहान शांत निगाहों से आतंक के पहाड़ को देखे जा रहा था। ये भी चलेगा, इसे भी बाहर निकालो। अगले ही पल देवराज चौहान को भी लाइन से बाहर खड़ा कर दिया गया। देवराज चौहान के चेहरे पर बेहद शांत भाव थे, जबकि जगमोहन और नगीना की आंखों में खतरनाक भाव नाचने लगे। कुछ आगे जाने पर आतंक का पहाड़ ठिठका। व्यंग भरे अंदाज में हंस पड़ा। उसकी निगाह लाइन में खड़े हवलदार सुंदर सिंह त्रिपाठी पर जा टिकी, जो कि हवलदार की वर्दी में था। जल्दीबाजी में उसे वर्दी बदलकर सादे कपड़े पहनने का वक्त नहीं मिला था। पुलिस वाला है, आतंक का पहाड़ जहर भरे स्वर में बोला। बाहर निकालो इसे। और अगले ही पल त्रिपाठी भी बाहर था। इतने में ही त्रिपाठी के होश गुम हो गए थे। वो समझ गया कि उसे गोली से उड़ाया जाने वाला है। आतंक के पहाड़ ने त्रिपाठी, देवराज चौहान और नेता को देखा, फिर सिर हिलाया। उसके बाद तीनों को वहीं पर इकट्ठा किया गया। 10 आतंकवादियों ने उन तीनों को गनों के घेरे में ले लिया। चेहरों पर काला कपड़ा लपेट रखा था कि पहचाना न जा सके। फिर उनके साथ आतंक का पहाड़ मुस्कुराता हुआ खड़ा हो गया। तभी एक आतंकवादी कैमरा थामे सामने आया और धड़ाधड़ एक साथ उनकी कई तस्वीरें खींच ली। फिर तीनों को वापस लाइन में भेज दिया गया। फौरन इन तस्वीरों के कई प्रिंट निकलवाओ और दिल्ली भेज दो। अखबारों के दफ्तरों में सत्तारूढ़ पार्टी के नेताओं को, पुलिस वालों को। साथ में वो पर्चा लगा देना जो मैंने लिख रखा है। आतंक के पहाड़ ने एक एक शब्द चबाकर खतरनाक स्वर में कहा। आतंक के पहाड़ के साथियों में फौरन हरकत हुई। सब अपने अपने काम में लग गए। विमान के यात्रियों को पहाड़ की बड़ी खोह में ले जाया गया, जहां वे सब आराम से आ गए। रोशनी का वहां भरपूर प्रबंध था। बाहर अंधेरा छाना शुरू हो गया था। इस विमान का भी प्रबंध करो, आतंक के पहाड़ ने अपने साथियों से कहा। दिन निकलने पर कोई इसे देख ना सके।
ये शब्द सुनते ही आतंक का पहाड़ के साथी फौरन हरकत में आ गए। अगला दृश्य। पहाड़ी को काट कर भीतर से खोखला करके बनाई गई खोह काफी बड़ी थी। स्पष्ट था कि उसे बनाने में बहुत मेहनत और वक्त लगा होगा। उसमें पूरे भरे विमान या उसमें भरे विमान यात्रियों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो खाई ना होकर मुर्गी खाना हो। हर किसी के चेहरे पर भय के भाव मौजूद थे। फुसफुसाहटों के स्वर वहां गूंज रहे थे। देवराज चौहान, जगमोहन, हवलदार सुंदर सिंह त्रिपाठी, दीपा, भीम सिंह, रूपलाल और नगीना एक तरफ दीवार के साथ इकट्ठे होकर बैठ चुके थे। हर कोई एक दूसरे के चेहरे को निहार रहा था। देवराज चौहान का चेहरा सख्त होकर धधक सा रहा था। सिर पर बैंडेज होने के कारण नगीना ने कैप डाल रखी थी। उसकी आंखों में कठोर भाव नाच रहे थे। वहां ढेर लगे बैठे प्लेन के यात्रियों के बीच उसकी निगाह हल्दीराम को तलाश कर रही थी। जबकि जगमोहन देवराज चौहान के चेहरे पर फैले भावों को देखकर मन ही मन चिंतित हो रहा था। जगमोहन स्पष्ट महसूस कर चुका था कि देवराज चौहान का ध्यान प्लेन के लगेज रूम में मौजूद 12 करोड़ के सोने की तरफ से हटकर आतंक के पहाड़ जैसे खूंखार आतंकवादी की तरफ हो चुका है। तुम तुम क्या सोच रहे हो? जगमोहन धीमे स्वर में बोला। देवराज चौहान ने भिजे होंठों से जगमोहन को देखा। कहा कुछ नहीं। मेरे ख्याल में कम से कम तुम प्लेन में मौजूद 12 करोड़ के सोने के बारे में तो नहीं सोच रहे। ठीक कहा तुमने। देवराज चौहान ने जगमोहन को देखकर सिर हिलाया। जगमोहन के होंठों से गहरी सांस निकल गई। तुम्हें सोने के बारे में सोचना चाहिए, रूपलाल बोला। उसके लिए हमने डकैती। चुप कर। जगमोहन ने दांत भींचकर उसे देखा। रूपलाल के माथे पर बल पड़ गए। क्या मतलब? तेरे को पता नहीं कि सोना विमान के लगेज केबिन में है और वहां तक आतंकवादी हमें किसी भी सूरत में पहुंचने नहीं देंगे, जगमोहन ने कड़वे स्वर में कहा। और अगर पहुंच भी गए तो वहां से सोना निकाल भी लिया जाए, जो कि संभव नहीं है, तो उसके बाद हम जाएंगे कहाँ? जाएंगे कैसे? मत भूलो, हम हजारों फीट ऊंची पहाड़ी पर मौजूद हैं। हम नीचे कैसे जा सकेंगे? उससे पहले ही ये आतंकवादी हमें भून देंगे। रूपलाल कुछ कह न सका। भीम सिंह ने बेचैनी से पहलू बदला। हवलदार त्रिपाठी ठंडा ठंडा बैठा रहा। यकीनन वो हालातों को स्पष्ट तौर पर समझ चुका था। अपने जगमोहन साहब कहते तो ठीक हैं। दीपा त्रिपाठी ने जगमोहन की हाँ में हाँ मिलाई। उनके बीच चुप्पी छा गई। अब जगमोहन ने देवराज चौहान को देखा। हम क्या करें? तुम क्या करना चाहते? देवराज चौहान ने आंखों ही आंखों में जगमोहन को खामोश रहने का इशारा किया। जगमोहन ने फौरन होंठ भींच लिए। उसके बाद वो कुछ नहीं बोला। नगीना कहाँ है? सबकी निगाहें घूमी। नगीना अपनी जगह पर नहीं थी। और फिर उनकी निगाह नगीना पर टिकी, जो कि विमान के नीचे बैठे यात्रियों को पार करती हुई कुछ दूर बैठे हल्दीराम और पार्वती की तरफ बढ़ रही थी। यह देखकर देवराज चौहान और जगमोहन के होंठ भींच गए, परंतु वो अपनी जगह पर बैठे रहे। आतंक के पहाड़ के साथी गने थामे हर मुनासिब जगह पर सावधानी से खड़े थे। विमान के यात्री रह रहकर खौफ भरी निगाहों से उन गनमैनों को देखे जा रहे थे। सर्दी का एहसास बढ़ता जा रहा था, परंतु एक ही जगह पर इतने सारे लोगों के इकट्ठा होने की वजह से सर्दी का बढ़ता एहसास कम ही महसूस हो रहा था। अगला दृश्य। नगीना हल्दीराम और पार्वती के पास जाकर ठिठकी। हल्दीराम और पार्वती की निगाहें हल्दीराम और पार्वती ने निगाहें उठाकर उसे देखा। अगले ही पल हल्दीराम के मस्तिष्क को तीव्र झटका लगा। चेहरे पर कई तरह के भाव आए और फिसलकर गायब हो गए। हल्दीराम की फैल चुकी आंखें नगीना पर ही टिकी रही। नगीना ने क्षण भर के लिए सिर पर पड़ी कैप उतारी। उसके सिर और माथे पर बैंडेज चमकी। उसके बाद कैप पुनः सिर पर जा टिकी। हल्दीराम ने सूखे होंठों पर जीभ फेरी। बाप, पार्वती ने अपने कटे बालों पर हाथ फेर कर कहा। ये कौन है? स्टाइल क्यों मार रही है? हल्दीराम भला क्या जवाब देता। उसकी आंखों के सामने तो नगीना के साथ हुई लड़ाई का वो पल घूम रहा था, जो उस पर बेहद भारी पड़ा था। जाने उस वक्त हल्दीराम का क्या हाल होता अगर पीछे से उसके साथी ने आकर नगीना के सिर पर रिवॉल्वर के दस्ते से कई वार करके उसे बेहोश करके नीचे न गिरा दिया होता तो।
बाप, पार्वती ने पुनः कहा, तू बोल क्यों नहीं रहा कि ये तेरे को आशिकी भरी निगाहों से देख क्यों रही है? हल्दीराम क्या जवाब देता। उसकी बेचैन निगाह तो नगीना पर थी। नगीना के चेहरे पर खतरनाक भाव मंडरा रहे थे। आंखें जैसे आग उगल रही थी। होंठ इस तरह भिजे हुए थे जैसे हल्दीराम का शरीर उसके मुंह में आ फंसा हो। नगीना के हाव भाव देखते ही बनते थे। तुम, हल्दीराम के होंठों से निकला। नगीना के दांत भिज गए। बाप, ये है कौन, मुझे भी तो बता। पार्वती अपने बाप हल्दीराम के खराब हुए रुख पर हैरान थी। अगले ही पल नगीना ने दांत पीसते हुए हल्दीराम की कमीज का कॉलर पकड़ा और उसे झटका देकर खड़ा किया। हल्दीराम जैसा पहलवान ताकतवर शरीर भी उस झटके से खड़ा हो गया। हल्दीराम एकाएक कुछ भी समझ नहीं पाया कि वो क्या करे और क्या ना करे। उसने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि जिससे उसने करोड़ों का सोना छीना था वो इन विमान यात्रियों में होगी। हल्दीराम ने कुछ कहना चाहा, तभी नगीना ने उसी मुद्रा में हल्दीराम की निगाहों का रुख उस तरफ किया जिस और देवराज चौहान वगैरह थे। हल्दीराम की निगाहें उस तरफ गई और नीचे बैठी असमंजसता में फंसी पार्वती की निगाह भी उस तरफ गई। आसपास मौजूद कई विमान यात्रियों की निगाहें उन पर थी। कुछ क्षण तो हल्दीराम की उलझन में फंसी निगाह यूं ही इधर उधर घूमती रही। फिर अगले ही पल वो चौंका। उसने भीम सिंह यानी कि अपने जवाई को देख लिया था। तभी पार्वती चौंक कर खड़ी हो गई। चेहरे का रंग फक हो चुका था। उसकी निगाह भीम सिंह की ही तरफ थी, जिसके करीब देवराज चौहान, रूपलाल, दीपा, हवलदार त्रिपाठी बैठे थे। देखते ही देखते पार्वती का चेहरा दूध की तरह फक हो गया। बाप, पार्वती घबराई सी बोली, वो देख, हरामी है देवराज चौहान, वो हमारे पीछे ही। उसी पल नगीना का घूंसा पार्वती के चेहरे पर पड़ा। पार्वती के होंठों से चीख निकली। उसका शरीर उछला और पीठ के बल ही पीछे बैठे यात्रियों के ऊपर जा गिरा। इस हड़बड़ाहट में कई यात्री भी चीखे। पहरा दे रहे आतंक के पहाड़ के साथियों का ध्यान उनकी तरफ हुआ। तुम, हल्दीराम ने कुछ कहना चाहा, लेकिन नगीना ने उसके शब्द पूरे नहीं होने दिए। पार्वती के चेहरे पर पड़ने वाले घूंसे से कहीं जबरदस्त घूंसा हल्दीराम के गाल पर पड़ा। हल्दीराम का पहलवानी शरीर उछलकर करीब बैठे दो यात्रियों पर जा गिरा। चीख पुकार का छोटा सा माहौल पैदा हो गया। पहरा दे रहे आतंक के पहाड़ के दो साथी तेजी से उनकी तरफ बढ़े। देवराज चौहान या उसके किसी साथी ने अपनी जगह से उठने की चेष्टा नहीं की थी। वो सब टकटकी बांधे उस तरफ देखे जा रहे थे। देवराज चौहान ने जगमोहन के चेहरे के भाव देखे तो धीमे से बोला, उठना मत। लेकिन नगीना, खामोशी से बैठे रहो। देवराज चौहान गुर्राया। जगमोहन होंठ भींचे बैठा रह गया। दोनों गनमैन सतर्कता भरे अंदाज में उनके पास पहुंचे। तब तक हल्दीराम और पार्वती खुद को संभाल चुके थे। पार्वती तो कुछ भी समझ नहीं पा रही थी कि ये सब क्या हो रहा है। सामने खड़ी युवती कौन है और उसे घूंसा क्यों मारा? जबरदस्त घूंसे के कारण उसका गाल भीतर से फट गया था और दांत खून से रंग गए थे। खून की पतली सी धार होंठों से निकलकर ठोड़ी तक आ गई थी। ये क्या हो रहा है? एक गनमैन पास पहुंचकर गन हिलाते हुए बोला। किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। नगीना के होंठों पर मुस्कुराहट उभरी। जवाब दो, दूसरा गनमैन दरिंदगी भरे स्वर में बोला। ये मार पिटाई क्यों हो रही है? नगीना ने उसे देखा नगीना ने उसे देखा, फिर शांत स्वर में बोली, इनसे पूछो, ये ज्यादा अच्छी तरह बता सकेंगे क्या बात है। दोनों गनमैनों ने हल्दीराम और पार्वती को देखा। हल्दीराम ने अपने गाल पर हाथ फेरा, फिर मूंछों को उंगली लगाकर मुस्कुरा कर बोला, कुछ नहीं, आपस की बात है। मेरी बेटी है ये, नाराज है मुझसे। हल्दीराम ने नगीना को बेटी कहा था। अगला दृश्य। दोस्तों, यहाँ मैंने जैसे कहा था वो पिछली कहानी के रीकैप के पन्ने पेजेस हैं। मुझे जरा आगे जाने दीजिए और हम बस पहुंचने ही वाले हैं। हम्म। बाप, पार्वती ने हैरानी से कुछ कहना चाहा। हल्दीराम ने घूर कर पार्वती को देखा। पार्वती ने हल्दीराम के चेहरे के भावों को देखकर होंठ बंद कर लिए। नगीना के चेहरे पर गहरी मुस्कान दौड़ गई। यहां पर शराफत से रहो, गनमैन ने खतरनाक स्वर में कहा। अपने मामले बाद में निपटाना।
हल्दीराम ने फौरन शराफत से सिर हिला दिया। नगीना होठों पर मुस्कान लिए पलटी और नीचे बैठे लोगों में से जगह बनाती हुई वापस चल पड़ी। गनमैन भी अपनी अपनी जगह की तरफ बढ़ गए। हल्दीराम की खौफ भरी निगाह देवराज चौहान की तरफ उठी और फिर अपनी जगह पर बैठता चला गया। पार्वती भी बैठ गई। हल्दीराम ने नगीना के बारे में पार्वती को बता दिया। सारी बात जानकर पार्वती को समझ में आया कि क्यों बाप ने बात को हवा में उड़ा दिया था। अगर वो बोलता तो ये बात खुल जानी थी कि विमान के लगेज कंपार्टमेंट में करोड़ों का सोना मौजूद है और फिर सोने पर आतंक के पहाड़ का कब्जा होना था। बहरहाल नगीना अपने पहले उद्देश्य में सफल रही। वो हल्दीराम को खौफ के सागर में फेंक देना चाहती थी ताकि हर पल उसे डर का एहसास रहे। अगला दृश्य। नगीना वापस आकर बैठ चुकी थी। उससे कोई कुछ नहीं बोला। त्रिपाठी जी। तभी दीपा त्रिपाठी धीमे स्वर में हवलदार त्रिपाठी से बोली, आप बुझे बुझे से क्यों हैं? हवलदार त्रिपाठी ने खा जाने वाली निगाहों से अपनी पत्नी दीपा को देखा। मैं जैसा भी रहूं तुम्हें क्या तकलीफ है? ओफो। दीपा त्रिपाठी ने पुरानी यादा दिखाई। आप तो यूं ही नाराज हो रहे हैं। वैसे बात क्या है? तुमने मुझे फंसा दिया। हवलदार त्रिपाठी ने दांत भींचकर कहा। मैंने? दीपा त्रिपाठी ने हैरानी दिखाई। ये आप क्या कह रहे हैं त्रिपाठी जी? और नहीं तो क्या। मैं तो पहले से इस डकैती में शामिल होने के लिए इनकार कर रहा था, लेकिन तुमने ही मुझे मजबूर किया कि मैं डकैती में शामिल हूं। अब देख लिया उसका अंजाम क्या हुआ। त्रिपाठी ने दांत भींचकर कहा। न घर के रहे, न घाट के। न तो डकैती की दौलत में से करोड़ों हाथ में आया और ना ही हवलदारी रही। ऊपर से डकैती का इल्जाम मेरे ऊपर अलग से आ गया। पुलिस के हाथ में पड़ा तो सालों ने सब कुछ निकाल लेना है। त्रिपाठी जी। दीपा ने उसकी टांग पर हाथ रखा। आप तो यूं ही उल्टी सीधी सोच रहे हैं। जो हो गया सो हो गया। पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए। मैं हूं तो सही आपके साथ। तुम्हारी बातों में आकर ही तो फंसा हूं। त्रिपाठी ने अपनी टांग पर पड़े उसके हाथ को देखते हुए कहा। अपने दिल में वहम मत रखिए। दीपा ने मीठे स्वर में कहा। कोई किसी की बातों में आकर नहीं फंसा। भगवान को तो मानते हैं ना। ऊपर वाला जो करता है अच्छा ही करता है। उस पर भरोसा रखिए। और फिर अभी दौलत हाथ से निकली तो नहीं है। प्लेन के लगेज रूम में है। देर सवेर हाथ में आ ही जाएगी। दिल छोटा मत कीजिए। और फिर हमारे साथ देवराज चौहान जी हैं ना। हमें चिंता करने की क्या बात। आखिरी शब्द दीपा ने इतने ऊंचे कहे कि करीब बैठे देवराज चौहान के कानों में पड़ सके। देवराज चौहान ने दीपा त्रिपाठी को देखा, फिर मुंह घुमा लिया। अब मैं बच नहीं सकूंगा। हवलदार त्रिपाठी मुंह लटकाकर बोला। क्यों? या तो ये आतंकवादी हमें मार देंगे, और अगर इन्होंने छोड़ भी दिया तो जब हम प्लेन से वापस दिल्ली के एयरपोर्ट पर उतरेंगे वहां पुलिस मौजूद होगी और सबसे पहले मुझे ही हथकड़ी। आप भी कैसी बातें करते हैं त्रिपाठी जी। ऐसी नौबत नहीं आएगी। वो कैसे? त्रिपाठी जी। दीपा समझाने या फिर वक्त गुजारने वाले अंदाज में बोली। माना कि सारा मामला ठीक तरह से निपट गया। ये आतंकवादी हमें प्लेन में भरकर वापस भेजने के लिए वापस भेजने लगे, तो हम इनके हाथ पांव पकड़कर अपने लिए माफी मांग लेंगे कि हमें प्लेन में मत बिठाएं। हम पैदल ही इधर उधर निकल जाएंगे। समझा देंगे कि हमने डकैती डाली है, पुलिस हमारे पीछे है। ऐसे में ये हमें छोड़ देंगे। हम पैदल ही। चुप रहो। हवलदार त्रिपाठी ने सख्त निगाहों से उसे देखा। हवलदार त्रिपाठी कुछ कहने लगा कि चुप हो गया। वही क्या वही क्या है वहां पर अगर कोई दूसरा भी बात वही क्या वहां पर अगर कोई दूसरा भी बातें कर रहा था तो वह भी खामोश हो गया, क्योंकि उन सब के देखते ही देखते कुछ पल पूर्व ही उस खो में आतंक के पहाड़ ने प्रवेश किया था। अगला दृश्य। आतंक के पहाड़ की खूंखारता से भरी निगाह खोह में सहमे से बैठे विमान यात्रियों पर दौड़ने लगी। इसके साथ ही वह छोटे छोटे कदम उठाता हुआ चहलकदमी करता जा रहा था। फौरन उसके दाएं बाएं दो गनमैन अंगरक्षक के तौर पर आ खड़े हुए। सब विमान यात्रियों की निगाह आतंक के पहाड़ पर ही आ टिकी थी। देवराज चौहान आंखों में कहर के भाव लिए आतंक के पहाड़ को देखे जा रहा था।
जबकि करीब बैठा जगमोहन व्याकुल भाव से कभी देवराज चौहान को देखता तो कभी आतंक के पहाड़ को। एकाएक वहां आतंक के पहाड़ का वहशी खून जमा देने वाला ठहाका उठा। कईयों के चेहरे के रंग और भी फक पड़ गए, जैसे मौत उनकी आंखों के सामने नाचने लगी हो। कई तरह के खौफ से भरी लहरें विमान यात्रियों के जिस्मों से दौड़ गई। आतंक के पहाड़ के जिस्म पर काले कपड़े थे, पैंट जूतों में फंसी हुई थी, जूते पिंडलियों को ढांप रहे थे। कमर पर होल्स्टर की बेल्ट बंधी हुई थी और होल्स्टर में रिवॉल्वर इस तरह मौजूद था कि पलक झपकते उसे निकालकर इस्तेमाल किया जा सके। रिवॉल्वर का आधा हत्था होल्स्टर से बाहर झांक रहा था। आतंक के पहाड़ का ठहाका रुका। चेहरे पर जहरीली मुस्कान नृत्य कर रही थी। मैं जानता हूं आप सब यहाँ आराम से हैं। आतंक के पहाड़ का ऊंचा स्वर सबके कानों में पड़ा। फिर भी कुछ तो दिक्कत होगी ही, लेकिन कोई बात नहीं, जल्द ही आपकी दिक्कतें दूर हो जाएंगी। और वैसे भी कुछ हद तक एक दो दिन में आप इन दिक्कतों के आदी हो जाएंगे, यानी कि सब ठीक रहेगा। वहां पर मौत जैसा पैना सन्नाटा छाया रहा। आतंक के पहाड़ की छोटी सी हंसी पुनः गूंजी। अधिकतर चेहरों पर अधिकतर चेहरों पर मैं खौफ देख रहा हूं, जबकि आप लोगों को डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तो आप लोगों को अपना खास मेहमान बना रहा हूं। बहरहाल कोई बात नहीं, एक दो दिन में आप लोग इस डर के अभ्यस्त हो जाएंगे और डर का एहसास आपको नहीं रहेगा। आप चिंता न करें, मैं आप लोगों को कुछ नहीं कहूंगा। ये जो कुछ भी मैंने किया है, हिंदुस्तान से बातचीत करने के लिए किया है। विमान अपहरण करके आप लोगों को इसलिए बंदी बनाया गया है ताकि हिंदुस्तान की सरकार मेरी बात पर ध्यान दे। कोई कुछ ना बोला। खौफ का माहौल बना रहा। कुछ ही देर में आप लोगों को खाना सर्व किया जाएगा। खाना अच्छा होगा। 7,000 फीट की ऊंचाई पर पहाड़ की इस खो में जो भी खाने को आपको मिलेगा वो यकीनन आपको अच्छा लगेगा। फिर भी कोई कमी रहे तो कोई बात नहीं, चलेगा, सब चलेगा। पेट भरने के लिए कुछ तो खाने को है ही। आतंक का पहाड़ खामोश हुआ। पैना सन्नाटा वहां छाया हुआ था। आज की रात तो आप लोगों को इसी खो में बितानी होगी। रात हो चुकी है। दिन निकलने पर आप सबको बैरकों में रहने को जगह दे दी जाएगी। बैरकें आप सबने देख ही ली होंगी इस खो में आते तक। बहरहाल विदा। कल सुबह मिलेंगे, प्यार से, मोहब्बत से, दोस्तों की तरह। कहने के साथ ही आतंक का पहाड़ पलटा और उस खो के दरवाजा नुमा 7 फीट ऊंचे, 2.5 फीट चौड़े खुले रास्ते से बाहर निकलता चला गया। तब कहीं जाकर विमान यात्रियों की सांस में सांस आई। जगमोहन ने देवराज चौहान को देखा। देवराज चौहान का चेहरा क्रोध से लाल सुर्ख होकर धधक रहा था। अगला दृश्य। क्या बात है? जगमोहन फुसफुसाहट भरे स्वर में कह उठा। तुम क्यों लाल पीले हो रहे हो? देवराज चौहान ने उन्हीं निगाहों से जगमोहन को देखा। मैं इसके करीब जाना चाहता हूं। देवराज चौहान का भारी स्वर आया। क्यों? अगर किसी की गर्दन काटनी हो तो चुपचाप उसकी बगल में घुसना जरूरी है। देवराज चौहान के जहरीले स्वर थे। यह आतंक का पहाड़ है, खतरनाक आतंकवादी। हिंदुस्तान की पुलिस इसका चेहरा जानते हुए भी आज तक इसे पकड़ नहीं सकी, इसे घेर नहीं सकी। तुम क्या समझते हो ऐसे लोगों पर आसानी से हाथ डाला जा सकता है? नहीं, ऐसे लोगों का गला अवसर पाकर ही आसानी से काटा जा सकता है। इसलिए मैं इसकी बगल में घुसना चाहता हूं, इस तरह कि ये किसी प्रकार का शक न कर सके। जगमोहन व्याकुलता से दांतों से होंठ काटने लगा। तुम अपना ये खतरनाक ख्याल छोड़ नहीं सकते? देवराज चांद से घूरता रहा। वो आतंक का पहाड़ है, अपने ठिकाने पर है, 7,000 फीट की ऊंचाई पर है। जाने कितने साथी हैं उसके पास। विमान यात्रियों की जान उसके कब्जे में है। ऐसे में तुम उसका क्या बिगाड़ सकते हो? जगमोहन ने समझाने वाले अंदाज में बात की। देवराज चांद की आंखों में मौत से भरी बिजली चमकी। इंसान सबसे ज्यादा कमजोर अपने घर में ही होता है। देवराज चांद के इन शब्दों पर जगमोहन कुछ न कह सका। कम से कम ये तो हो सकता है कि तुम्हारी किसी हरकत पर विमान यात्रियों की जिंदगी खतरे में पड़ जाए। और अगर मैंने कुछ न किया तो भविष्य में जाने कितने विमान और कितने विमान यात्रियों की जिंदगी आतंक का पहाड़ खतरे में डालता रहेगा।
बार बार एक ही काम होने से बेहतर है एक ही बार हो जाना। देवराज चौहान की आवाज में क्रूरता के भाव भर चुके थे। तुम क्यों इस मामले में दखल? इसे तुम हिंदुस्तान का नहीं मेरा ही मामला समझो। जगमोहन देवराज चौहान के चेहरे पर फैले दरिंदगी भावों को देखता रह गया। तुम ये क्यों भूल जाते हो कि मैं हिंदुस्तानी हूं और ये आतंक का पहाड़ जैसे लोग अपना आतंक फैलाकर हिंदुस्तान की शांति भंग कर देना चाहते हैं और बार बार हमारे देश को तोड़ने की नाकाम साजिश कर रहे हैं। और इन बातों के पीछे विदेशी शक्तियां हैं। देवराज चौहान का चेहरा तवे की तरह तप रहा था। और अब जबकि मैं इन लोगों के पास हूं तो इन्हें कामयाब होते कैसे देख सकता हूं? इन्हें इनकी हरकतों का जवाब देना बहुत जरूरी है ताकि जो दूसरे आतंक का पहाड़ बनने का सपना देख रहे हैं वो संभल जाएं। जगमोहन ने गहरी सांस ली और दीवार से पीठ टिकाकर आंखें बंद कर ली। अगला दृश्य। रात जैसे तैसे विमान यात्रियों ने उस खो में बिताई और पूरी रात आतंक का पहाड़ के साथी गने थामे सतर्कता से पहरा देते रहे कि कोई विमान यात्री गड़बड़ करने की चेष्टा न करे, जो कि किसी ने की भी नहीं। दिन निकलने पर गनमैन बदले। 5 गनमैन तो वहीं जमकर खड़े हो गए। अन्य 5 सुबह के कामों से फारिग होने के लिए 5 यात्रियों को खो से बाहर पहाड़ के दाएं बाएं ले जाते। करीब 2 घंटे यही सिलसिला चलता रहा। फिर उन्हें काम चलाऊ नाश्ता दिया गया। बाहर रनवे पर खड़े प्लेन को और रनवे को पेड़ों की बड़ी बड़ी टहनियों तोड़कर इस तरह ढाप दिया गया था कि दूर से देखने और ऊपर से देखने पर एक बार की वो जंगल जैसा ही लगे। प्लेन और रनवे को छिपाने का वो इससे बढ़िया इंतजाम इस वक्त नहीं कर सके थे। इन सब कामों के दौरान देवराज चौहान इस बात का अंदाजा लगाने की चेष्टा कर रहा था कि वहां आतंक का पहाड़ के कितने साथी मौजूद हैं और अभी तक उसका अंदाजा 40-42 तक ही पहुंच पाया था। इस ठिकाने पर आतंक का पहाड़ कहाँ हो सकता है, इस बारे में वो किसी भी तरह का अंदाजा नहीं लगा पाया था। इतना तो जाहिर है कि जहां भी होगा बेहद सुरक्षित जगह पर होगा। वो सब नाश्ता करके हटे ही थे कि पतले से लंबे से आदमी ने भीतर प्रवेश किया, जिसे देखते ही सब गनमैन सावधान हो गए। जाहिर था कि बड़े ओहदे वाला होगा। वो क्लीन शेव था और चेहरे पर कठोरता लिए हुए था। इस समय उसे पहली बार देखा जा रहा था। कमर पर होल्स्टर बंधा हुआ था। उसने सिगरेट सुलगाते हुए सब विमान यात्रियों पर उड़ती निगाह मारी। इनकी तलाशी ली? उस लंबे व्यक्ति ने वहां खड़े गनमैनों से कहा। इस बारे में हमें आदेश नहीं दिया गया था, एक गनमैन ने कहा। वो लंबा मुड़ा और जवाब देने वाले गनमैन के पास पहुंचा। आदेश नहीं मिला? जी नहीं। तो हम तुम्हें दूध पीते बच्चे की तरह हर बात समझाएं? तुम्हारा अपना दिमाग नहीं है? जी हम अभी तलाशी, भविष्य में ऐसी गलती ना हो, लंबे ने खतरनाक स्वर में कहा। जो भी कैदी बने, जो भी, सबसे पहले उसकी तलाशी लेकर उसे बेहथियार करो, उसके बाद उससे दूसरी बात करो। जी। लंबा व्यक्ति पलटा और सबको देखते हुए ऊंची आवाज में बोला। जिसके पास भी कोई भी हथियार हो वो हमारे पास यहाँ आकर रख दे। उसके बाद अगर किसी के पास हथियार बरामद हुआ तो उसे गोली मार दी जाएगी। उसकी इस घोषणा के पश्चात सबसे पहले उठने वाला इंसान देवराज चौहान था, जिसके होंठों के बीच न दिखाई देने वाली मुस्कान फैली थी। आगे बढ़कर उसने जेब से रिवॉल्वर निकाली और उनके पास नीचे फर्श पर फेंक कर वापस आ गया। उसके बाद लगभग सभी ने अपने हथियार निकालकर उनके सामने रख दिए थे। उस लंबे को वहां सब रशीद उर्फ टोनी के नाम से जानते थे। अगला दृश्य। इंस्पेक्टर पवन कुमार वानखेड़े। वानखेड़े ने नेशनल बैंक डकैती के बारे में सुना। जिस ढंग से डकैती डाली गई थी ये पता चला तो उसे इस बात का तो अंदाजा हो गया कि डकैती करने वाला पहुंचा हुआ रहा होगा। क्योंकि डकैती का ये केस उसके पास नहीं आया था, इसलिए इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा। उसके बाद मद्रास जाने वाले विमान के अपहरण की खबर सुनी। क्योंकि विमान अपहरण इन दिनों आम हो गए थे, इसलिए वानखेड़े ने इस तरफ भी कोई तवज्जो नहीं दी। परंतु 2 दिन बाद वानखेड़े के कानों में पड़ा कि विमान अब आतंकवादियों ने अपहरण किया है। और वर्तमान सत्ता के नेता के सहित 2 यात्रियों की तस्वीरें
और अपनी मांगों का पत्र भेजा है। कई सरकारी महकमों में पत्र और तस्वीरें भेजी गई हैं, जिनमें से एक महकमा पुलिस का भी है। अब वानखेड़े को कुछ उत्सुकता हुई। घंटे भर की भाग दौड़ के पश्चात उसने आतंकवादियों की भेजी गई तस्वीरें हासिल की। तस्वीर देखते ही वानखेड़े चौंका। नेता के एक तरफ देवराज चौहान खड़ा था। वानखेड़े कई पलों तक हक्का बक्का सा तस्वीर में नजर आ रहे देवराज चौहान को देखता रहा। देवराज चौहान आतंकवादियों के कब्जे में? हवलदार त्रिपाठी की तरफ वानखेड़े ने कोई तवज्जो नहीं दी। देवराज चौहान की फाइल लंबे अरसे से उसके पास है। उसे पकड़ने की जिम्मेवारी उस पर थी, परंतु इस बारे में कामयाबी हासिल नहीं हो पाई थी उसे। इंस्पेक्टर वानखेड़े टेबल पर पड़ी तस्वीर को देखे जा रहा था, साथ साथ सोच भरी मुद्रा में सिगरेट के कश लेता जा रहा था। उसकी सोच का एकमात्र केंद्र देवराज चौहान था। तस्वीर के पीछे प्लेन खड़ा नजर आ रहा था, चेहरे को ढांके आतंकवादी और बीच में मुस्कुराता खड़ा आतंक का पहाड़। क्योंकि आतंक के पहाड़ की तस्वीरें कई बार अखबारों में छप चुकी थी, इसलिए वानखेड़े के लिए उसका चेहरा पहचान पाना कठिन नहीं था। तस्वीर के साथ आतंकवादियों ने जो पत्र भेजा था वो उसे हासिल नहीं हो पाया था। वानखेड़े ने अनुमान लगाने की चेष्टा की कि ये तस्वीर कहाँ की हो सकती है, परंतु कोई अनुमान नहीं लगा पाया। अलबत्ता तस्वीर के पीछे धुंधले से पहाड़ अवश्य नजर आते महसूस हुए। जो भी हो, तस्वीर में देवराज चौहान को देखकर वानखेड़े बेचैन हो उठा था। तभी कमिश्नर साहब का बुलावा आया। वानखेड़े कमिश्नर साहब के ऑफिस में पहुंचा। यस सर, वानखेड़े ने अदब से कहा। कमिश्नर साहब ने उसे गहरी निगाहों से देखा, फिर शांत स्वर में कहा, तुम तो मामूली इंस्पेक्टर हो वानखेड़े। यस सर। कमिश्नर साहब के इन शब्दों पर वानखेड़े को मनी मन हैरानी हुई। तो फिर गृह मंत्रालय से तुम्हारा क्या संबंध? वानखेड़े मनी मन चौंका। कुछ नहीं सर। झूठ बोलते हो? कमिश्नर साहब का स्वर शांत था। इंस्पेक्टर पवन कुमार वानखेड़े ने फौरन खुद को संभाला। मैं समझा नहीं सर, आप क्या कहना चाहते हैं? गृह मंत्री का तुम्हें बुलावा आया है? ओह, गृह मंत्री जैसा महत्वपूर्ण व्यक्ति का बुलावा किसी आम इंस्पेक्टर के लिए सीधे सीधे तो आ नहीं सकता। जी, अब मैं इसमें क्या कह सकता हूँ? वानखेड़े ने असमंजसता भरे स्वर में कहा। कमिश्नर साहब ने गहरी निगाहों से वानखेड़े को देखा। गृह मंत्री साहब को जानते हो? नहीं। पहले कभी मिले हो? नहीं। तो फिर तुम्हें सीधा बुलावा? कमिश्नर साहब बेचैन उठे। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अभी मुझे फोन आया और तुम्हें फौरन भेजने को कहा है। सर, ये भी तो हो सकता है कि फोन सुनने में आपने कोई गलती। नहीं, मुझसे कोई गलती नहीं हुई इंस्पेक्टर वानखेड़े, कमिश्नर साहब ने दृढ़ स्वर में कहा। वानखेड़े खामोश खड़ा रहा। खैर, तुम गृह मंत्री जी के पास जाओ। जी। तुमने आतंकवादियों की भेजी तस्वीर देखी? जी हाँ, अभी वही तस्वीरें देख रहा था, इंस्पेक्टर वानखेड़े ने कहा। उस तस्वीर में कैदी के तौर पर देवराज चौहान भी है, जिसे पकड़ने की जिम्मेवारी डिपार्टमेंट ने तुम्हें दे रखी है। जी हाँ, वो देवराज चौहान को पकड़ने में तुम बहुत देर लगा रहे हो, कमिश्नर साहब ने तीखे स्वर में कहा। सर, मैं कोशिश कई सालों से तुम कोशिश कर रहे हो, कमिश्नर साहब की आवाज में नाराजगी के भाव आए। वानखेड़े खामोश रहा। जाओ, सीधा गृह मंत्री साहब के पास जाना। यस सर। वानखेड़े सलूट देकर पलटा और बाहर निकल गया। बाहर आते ही उसने गहरी सांस ली और कमिश्नर साहब के सवालों को याद करके उसके होंठों पर मुस्कान उभर आई। अगला दृश्य। सरकार की तरफ से मिला गृह मंत्री जी का गुप्त कार्यालय, जहां पर बेहद अहम और महत्वपूर्ण मामलों को ही निपटाया जाता था, जहां पर निगाहों के सामने से गुजरे बिना परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। ये वीवीआईपी इलाका था। एक खास पॉइंट से आगे कोई भी नहीं जा सकता था। वानखेड़े ने उस पॉइंट से कुछ पहले ही पुलिस कार रोकी और आगे बढ़कर उस स्पेशल बैरियर पर जा पहुंचा। वहां पर चौकस मुद्रा में पुलिस वाले मौजूद थे। गने हाथों में थामी हुई थी। वानखेड़े सादे कपड़ों में था। किसी को बैरियर पर पाकर वो सतर्क हुआ। एक पुलिस वाला उसके करीब पहुंचा। इससे पहले कि वो कुछ पूछता, वानखेड़े ने जाने कहां से
अपने कपड़ों में से एक कार्ड निकाला और उसे दिखाया। पुलिस वाले ने कार्ड देखा, सतर्क हुआ। वानखेड़े को गहरी निगाहों से देखते हुए उसने कार्ड थामा और पीछे बने लकड़ी के बक्से में चला गया। वहां मौजूद अन्य हथियारबंद पुलिस वाले वानखेड़े के प्रति सतर्क थे। उससे कार्ड ले जाने वाले पुलिस वाले ने बॉक्स में जाकर ध्यानपूर्वक कार्ड को देखा। कार्ड दोनों तरफ से खाली था। फिर उसने जेब से खास तरल पदार्थ वाली शीशी निकाली, जिसके मुंह पर एक ड्रॉपर सिस्टम था। उस शीशी की एक बूंद उसने कार्ड के बीचों बीच डाली और उंगली से उसे पूरे कार्ड पर फेर दिया। कार्ड वैसा का वैसा ही रहा। फिर उस पुलिस वाले ने कार्ड के दूसरी तरफ भी ऐसा ही किया, तो वहां लाल रंग का छोटा सा बिंदु उभर आया। इस लाल बिंदु का मतलब वो पुलिस वाला बखूबी समझता था। उसने फौरन गृह मंत्री जी के गुप्त कार्यालय में फोन द्वारा बात की। आधे मिनट से कम समय की बात करने के पश्चात रिसीवर रखकर वो केबिन से बाहर निकला और वापस वानखेड़े के पास पहुंचकर उससे हाथ मिलाने के अंदाज में हाथ आगे बढ़ाता हुआ बोला, हेलो, वेलकम सर। हाथ मिलाते हुए वानखेड़े मुस्कुराया। इतने में ही पुलिस ऑफिसर की हथेली से चिपका वो सफेद कार्ड वानखेड़े की हथेली पर आ टिका, जिसे वानखेड़े ने बहुत ही सरलता से जेब में सरका लिया। आप जा सकते हैं सर। वानखेड़े ने मुस्कुराकर सिर को झटका दिया और बैरियर पार करके उस सड़क पर पैदल ही आगे बढ़ गया जहां आम इंसान कदम नहीं रख सकता था। और कुछ देर पश्चात वानखेड़े गृह मंत्री जी के गुप्त कार्यालय के भीतर साउंड प्रूफ कमरे में बैठा गृह मंत्री से बात कर रहा था। अगला दृश्य। ये देखो मिस्टर वानखेड़े, कहते हुए गृह मंत्री जी ने फोटोग्राफ और एक खुला कागज टेबल पर वानखेड़े की तरफ सरका दिया और खुद खड़े होकर टहलने लगे। वानखेड़े ने एक निगाह गृह मंत्री जी पर डाली, फिर फोटोग्राफ और कागज को देखा। फोटोग्राफ वैसी ही थी जैसी वो पुलिस हेडक्वार्टर में अपने टेबल पर छोड़कर आया था, परंतु वो कागज जो कि आतंकवादियों द्वारा भेजा पत्र था, उसे हासिल नहीं हो पाया था। उसे नहीं पढ़ पाया था वो। वानखेड़े उस पत्र को पढ़ने लगा। पत्र आतंक के पहाड़ की तरफ से था और मोटे तौर पर उसमें लिखा था कि विमान और उसके सारे यात्री उसके कब्जे में हैं। अगर उसके खास 6 साथियों को न छोड़ा गया तो वह हर रोज 5 यात्रियों को उड़ाता चला जाएगा। ये खूनी खेल वो सप्ताह बाद शुरू करेगा। अगर हक में जवाब नहीं मिला, उसके साथियों को नहीं छोड़ा गया, इसलिए फौरन उसके साथियों को छोड़ दिया जाए। वानखेड़े ने पत्र रखकर गृह मंत्री जी को देखा। गृह मंत्री जी टेबल के समीप आकर ठिठके, फिर कुर्सी पर बैठते हुए बोले, वानखेड़े, तस्वीर में देवराज चौहान है। यस सर, वानखेड़े ने सतर्क स्वर में कहा। देवराज चौहान जैसे खतरनाक इंसान को पकड़ने की जिम्मेवारी तुम पर है। यस सर, लेकिन आज तक तुम सफल नहीं हो सके। सॉरी सर, लेकिन मैंने अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ रखी है। गृह मंत्री जी ने टेबल की गृह मंत्री जी ने टेबल को एक तरफ रखा, टाइप किया कागज उसकी तरफ सरका दिया। ये तुम्हारे लिए विमान अपहरण के मामले पर काम करने के ऑर्डर हैं। ओके सर। वानखेड़े ने वो लेटर लिया। 2 पलों तक उनके बीच चुप्पी छाई रही। वानखेड़े सोच भरे स्वर में कह उठा, लेकिन सर, आतंक के पहाड़ ने जो शर्तें रखी हैं उसके बारे में आपने क्या सोचा? गृह मंत्री जी के चेहरे पर चिंता की झलक उभरी। वो अपने 6 साथियों को छोड़ने के लिए कह रहा है। जी हाँ, वो सब खतरनाक आतंकवादी हैं। उन्हें छोड़ने का मतलब जानते हो? यस सर। वानखेड़े ने सिर हिलाया। लेकिन उन 6 के कारण हम प्लेन के यात्रियों और स्टाफ के मेंबरों की जान खतरे में नहीं डाल सकते। यात्रियों को कुछ हुआ तो हमारे लिए शर्मनाक बात होगी। यही तो मुसीबत है कि शायद बाद में हमें उन 6 खूंखार आतंकवादियों को छोड़ना पड़े। गृह मंत्री जी के चेहरे पर व्याकुलता के भाव नाच उठे, जबकि वानखेड़े के चेहरे पर जहरीली मुस्कान उभरी। गृह मंत्री जी के माथे पर बल उभरे। क्या बात है वानखेड़े, तुम? सर, वानखेड़े के स्वर में दृढ़ता के भाव थे। मेरे ख्याल में आतंक के पहाड़ का मकसद पूरा नहीं हो सकेगा। हम समझे नहीं। वानखेड़े की निगाह टेबल पर पड़ी तस्वीर में नजर आ रहे देवराज चौहान पर जा टिकी। सर, हम देवराज चौहान को अपना मोहरा बनाएंगे। देवराज चौहान को? जी हाँ, हमारे बदले वो आतंक के पहाड़ से टकराएगा।
गृह मंत्री जी की आंखें सिकुड़ी। देवराज चौहान आतंक के पहाड़ जैसे खूंखार आतंकवादी से क्यों टकराएगा? वो तो खुद अपराधी है। सर, देवराज चौहान अपराधी तो है, लेकिन आतंकवादी नहीं है। वो बेकार की बात मत करो वानखेड़े। गृह मंत्री जी के स्वर में असहमति के भाव थे। तुम अच्छी तरह जानते हो कि इन आतंकवादियों के पास अंधी दौलत है। दूसरे देश इनकी सहायता करते रहते हैं, जबकि देवराज चौहान खुद अपराधी है। वो तो दौलत देखकर पूरी तरह आतंकवादियों के साथ हो जाएगा। ऐसे में तुम देवराज चौहान जैसे इंसान से कोई आशा रखो, ये तो कोई बेवकूफ इंसान ही सोच सकता है। वानखेड़े की आंखों में दृढ़ता झलक उभरी। सर, बरसों से देवराज चौहान की फाइल मेरे पास है। मैंने देवराज चौहान को अच्छी तरह जाना है, समझा है। वो दौलत के पीछे भागता अवश्य है, परंतु अपने उसूलों को कभी नहीं भूलता। और जहां तक मेरा ख्याल है, वो उन लोगों से नफरत करता है जो उसके देश के टुकड़े करना चाहते हैं। ऐसा एक बार पहले भी हो चुका है। उसने खुद को उन लोगों को उसने खुद उन लोगों को चुन चुनकर सिंगापुर में मारा था। दोस्तों, ये कहानी जांबाज नामक शीर्ष उपन्यास में है। ये अगर नहीं हुआ तो मैं इसे भी अपनी लिस्ट में डाल लूंगा। गृह मंत्री कई पलों तक वानखेड़े को देखते रहे। मेरी बात का यकीन कीजिए सर। तुम्हारी बात का मुझे यकीन है। मैं जानता हूं तुम जो कह रहे हो सच कह रहे हो, लेकिन देवराज चौहान जैसे इंसान पर विश्वास मैं कभी नहीं कर सकता। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि वो अपराधी है। ऐसे में वो देश के लिए अपनी जान को खतरे में डालकर किसी आतंकवादी से लड़े, ये बात मेरी समझ से बाहर है। वानखेड़े के चेहरे पर अजीब सी मुस्कान फैल गई। सर, आपने आतंक के पहाड़ का केस मेरे हवाले किया है। मैं देखता हूं अब क्या किया जा सकता है। मैं जानता हूं तुम वही करोगे जो तुम सोच चुके हो, लेकिन जो भी करो, सोच समझ कर और जल्दी करो। हमारे पास वक्त कम है। कहीं ऐसा ना हो कि मजबूर होकर हमें आतंक के पहाड़ के साथियों को आजाद करना पड़े। दोस्तों, यहाँ मैं क्षमा चाहूंगा। इस किताब में ना कुल 10 पन्ने गायब हैं। पृष्ठ संख्या 33, 36, 37, 40, इस तरह करके। तो अभी शुरुआत में कुछ एक जगह पर लीप ऑफ फेथ के साथ चलना पड़ेगा। तो यहां से हमारे पास 2 पेज नहीं है, यानी 35 के बाद हम सीधा 38 पर आ गए हैं। 36 और 37 नहीं है। गैलरी की छत और दोनों तरफ की दीवार से नुकीली पहाड़ी पत्थर बाहर की ओर उभरे हुए थे। उसके चलने के अंदाज से स्पष्ट जाहिर था कि गैलरी में चलने का वह अभ्यस्त है। कोई भी पत्थर उसके शरीर को छू नहीं पा रहा था। वहां पर जनरेटर द्वारा लाइट का प्रबंध किया गया था। गैलरी समाप्त होने पर कमरे का दरवाजा आया तो वो उसमें प्रवेश कर गया। यह इस ठिकाने पर आतंक के पहाड़ का कमरा था। 15 बाई 15 का पहाड़ी को काट कर बनाया गया कमरा। इस कमरे में खास कुछ ना होकर डबल बेड था, एक अलमारी और 4 कुर्सियों के अलावा टेबल था। दिन के 11 बज रहे थे। आतंक का पहाड़ इस समय कुर्सी पर बैठा सिगरेट के कश ले रहा था। चेहरे पर सोच के भाव विद्यमान थे। इन्हीं निगाहों से उसने रशीद उर्फ टोनी को देखा। बिलौरी साहब, रशीद उर्फ टोनी सामान्य आदर भाव से बोला। दिल्ली में हम मौजूद हमारे एजेंट ने बहुत ही अजीब सी सूचना भेजी है। कुछ समझ नहीं आ रहा। आतंक के पहाड़ की निगाह में प्रश्न उभर आया। हमारे एजेंट ने वायरलेस सेट पर सूचना दी है कि हमसे वास्ता रखते मामले में जो इंस्पेक्टर हैंडल कर रहा है, उसने कहा है कि तस्वीर में नीले कपड़ों वाला देवराज चौहान नाम का व्यक्ति है। अगर हम लोग उसे खत्म कर दें तो वो हमारी मांग को अपने अफसरों से मनवाने की पूरी चेष्टा कर सकता है। आतंक के पहाड़ की आंखें सिकुड़ गई। ऐसा कहा उसने? जी हाँ। वास्तव में अजीब बात है। आतंक का पहाड़ मुस्कुराया। क्या नाम बताया उसका? देवराज चौहान। आतंक का पहाड़ ने सोच भरे अंदाज में सिर हिलाया। क्या सोचा आपने? उसे शूट कर दिया जाए? आतंक के पहाड़ ने तीखी निगाहों से रशीद और टोनी को देखा। क्यों शूट करें हम उसे? स्वर सर्द था आतंक के पहाड़ का। रशीद और टोनी ने फौरन होंठ बंद कर लिए।
हम किसी का हुक्म मानने को बाध्य नहीं हैं और हम किसी की भी कोई बात नहीं मानेंगे। हम वही करेंगे जो हमें करना है। उन्होंने हमें मजबूर नहीं कर रखा, हमने उन्हें मजबूर कर रखा है। उनकी कोई भी बात मानने की कोई जरूरत नहीं है। तमाशा देखो, हम अपनी कोशिश में हर हाल में कामयाब होंगे। जी। आतंक के पहाड़ का चेहरा धड़क रहा था। हमने जिन 6 को आजाद कराने को कहा है, तुम देखना, हिंदुस्तान की सरकार को हमारी बात माननी पड़ेगी। जी, आप ठीक कहते हैं, रशीद उर्फ टोनी ने सिर हिलाकर कहा। आतंक के पहाड़ ने सिगरेट का कश लेकर पुनः जहरीले स्वर में कहा, आतंक के पहाड़ को ऑर्डर देते हैं किसी को खत्म करने के लिए। मैं तो, कहते कहते आतंक का पहाड़ ठिठका, फिर रशीद उर्फ टोनी को देखा। क्या नाम बताया नीले कपड़े वाले का? देवराज चौहान। आतंक के पहाड़ की आंखें सिकुड़ी। देवराज चौहान, देवराज चौहान। आतंक के पहाड़ की आंखें सिकुड़ी पड़ी थी। पुलिस वाले ने देवराज चौहान को खत्म करने को कहा है तो यकीनन कोई खास बात होगी। देवराज, आतंक के पहाड़ की आंखों में तीव्र चमक उठी। एक देवराज चौहान तो हिंदुस्तानी अंडरवर्ल्ड का शेर है। कहीं ये वही देवराज चौहान तो नहीं? क्यों? हो भी सकता है और नहीं भी, रशीद और टोनी ने सोच भरे स्वर में कहा। वो तस्वीर लाओ जो हमने दिल्ली भिजवाई है। जी। कहने के साथ ही रशीद उर्फ टोनी बाहर निकल गया। आतंक का पहाड़ फौरन उठा और वहां मौजूद अलमारी में से, दोस्तों यहाँ फिर एक पेज गायब है। इस शुरुआत में थोड़ा सा क्षमा कीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। आतंक का पहाड़ हंसा। देवराज चौहान हो ना तुम? देवराज चौहान ने सहमति से सिगरेट सुलगाई। मुझे मालूम नहीं था तुम देवराज चौहान हो। बहरहाल, कल से अब तक तुम्हें जो तकलीफ हुई है उसके लिए मैं वास्तव में शर्मिंदा हूं। अब तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। आतंक का पहाड़ मुस्कुरा रहा था। देवराज चौहान खामोश रहा। रशीद उर्फ टोनी चंद कदमों के फासले पर देवराज चौहान के प्रति सतर्क खड़ा था। आतंक के पहाड़ ने अपना मुस्कुराहट से भरा अंदाज जारी रखा। तुम किसी इंस्पेक्टर पवन कुमार वानखेड़े को जानते हो? देवराज चौहान की आंखें सिकुड़ी। वानखेड़े? हाँ, जानता हूँ। देवराज चौहान के स्वर में लापरवाही के भाव थे। लगता है उस इंस्पेक्टर से अच्छी खासी दुश्मनी है तुम्हारी। आतंक का पहाड़ हंसा। हो सकता है। क्यों? दिल्ली से हमारे लिए इंस्पेक्टर वानखेड़े का मैसेज आया है। हमने उन्हें जो तस्वीर भेजी थी उसमें तुम थे। वानखेड़े का कहना है कि अगर हम तुम्हें खत्म कर दें तो वो अपने तौर पर पूरी कोशिश करेगा कि सरकार हमारी मांगे पूरी कर दे। आतंक का पहाड़ पुनः हंसा। देवराज चौहान ने होंठ सिकोड़कर आतंक के पहाड़ को देखा। उसने मैसेज तुम्हें क्यों भेजा? इंस्पेक्टर वानखेड़े का कहना है कि विमान अपहरण का मामला सरकार ने उसके हवाले किया है। अब तुम उसके और हमारे संबंधों का अंदाजा तो लगा ही सकते हो। देवराज चौहान मन ही मन चौंका। वो फौरन वानखेड़े की चालाकी को समझ गया। ये जानकर कि वो भी आतंक के पहाड़ के कब्जे में है, उसने दिल्ली बैठे बैठे ही बेहद समझदारी के साथ एक ऐसा तीर चल दिया जो कि काम वह नहीं कर सकता था, हिंदुस्तान की पुलिस नहीं कर सकती थी, वो कर दे। दोबारा से। देवराज चौहान मन ही मन चौंका। वो फौरन वानखेड़े की चालाकी को समझ गया। ये जानकर कि वो भी आतंक के पहाड़ के कब्जे में है, उसने दिल्ली बैठे ही बैठे बेहद समझदारी के साथ ऐसा तीर चल दिया कि जो काम वो नहीं कर सकता, हिंदुस्तान की पुलिस नहीं कर सकती, वो कर दे। क्योंकि यहां तक कोई भी नहीं पहुंच सकता था। किसी को आतंक के पहाड़ का ठिकाना मालूम नहीं था। इन हालातों में वानखेड़े को यकीनन सिंगापुर वाला हादसा याद आ गया होगा, जहां आतंकवादियों का ट्रेनिंग कैंप था, जिसका करता धरता दिखावे के तौर पर बंबई अंडरवर्ल्ड का किंग पुजारी भटनागर था। लेकिन असल में वो कैंप गजाला जैसी ताकत का था और उस कैंप को अपनी जान पर खेल कर उसने और रूसी एजेंट मलिक ने तबाह कर दिया था। तब वानखेड़े भी वहीं था और उस वक्त वानखेड़े को मालूम हो गया था कि उसे आतंकवाद से सख्त नफरत है और अब वानखेड़े उसी जानकारी का उसके द्वारा फायदा उठाने के फेर में था। एकाएक देवराज चौहान के चेहरे पर मुस्कान उभरी। तो तुमने क्या फैसला किया? आतंक का पहाड़ ठहाका लगा उठा।
दो खास वजह है कि मैं उसकी बात नहीं मान सकता। क्या? देवराज चौहान ने सिगरेट का कश लिया। पहली वजह तो यह है कि मैंने उन लोगों को हिंदुस्तान की सरकार को मजबूर कर रखा है। वो मेरे आगे बेबस हैं, मैं उनके आगे बेबस नहीं कि उनकी बात मानूं। और दूसरी जो खास वजह है देवराज चौहान जैसे और दूसरी जो खास वजह है कि देवराज चौहान जैसे हीरे की कदर करना आतंक का पहाड़ अच्छी तरह जानता है। हीरा? हाँ। मैं? हाँ, तुम हीरे हो हमारी निगाहों में। तुम वो देवराज चौहान हो जिसे बरसों से चाह कर भी हिंदुस्तान की पुलिस छू नहीं सकी। ऐसे लोगों की कदर करना हम जानते हैं। ऐसों की ही हम जान नहीं लेते, सिर आंखों पर बिठाते हैं, दिल से इज्जत करते हैं। तुम जैसे बहादुरों के लिए तो हमारा सब कुछ हाजिर है। देवराज चौहान के चेहरे पर मुस्कुराहट उभरी और वो उठ खड़ा हुआ। तारीफ के लिए शुक्रिया। अब मैं वापस जाना चाहता हूँ। आतंक का पहाड़ बेहद शांत हंसी हंसा। वापस? कहाँ? उस खोलनुमा हॉल में जहाँ भेड़ बकरियों की तरह विमान यात्री भरे पड़े हैं। दरअसल हम दोनों एक ही समंदर में रहने वाले हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि तुम छोटे शिकार करते हो और मैं बड़े। यहाँ फिर पेज खराब हो गया। यस, 43 से सीधा 46 आ गया। ये शुरू के 50-60 पेजेस में है ऐसा। तो इसको आगे बढ़ाते हैं। दरअसल हम दोनों एक ही समंदर में रहने वाले हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि तुम छोटे शिकार करते हो और मैं बड़े खेल खेलता हूँ, मजे से रहता हूँ। साफ साफ कहो। देवराज चांद के चेहरे पर सख्ती के भाव उभरे। आतंक के पहाड़ ने सिर हिलाया, फिर चाय का घूंट भरकर बोला, एक बात तो बताओ कि तुम कब से डकैतियां मारकर दौलत इकट्ठी करते रहो कब तक डकैतियां मारकर दौलत इकट्ठी करते रहोगे? इस बात से तुम्हारा वास्ता? देवराज चांद का स्वर सख्त हो गया। वास्ता है तभी तो पूछ रहा हूं, लेकिन मेरी निगाहों में कोई वास्ता नहीं है। ठीक है, ऐसे ही सही। मैं ये कहना चाहता हूं कि तुम मेरे साथ मिल जाओ। आतंक के पहाड़ के चेहरे पर मुस्कान उभरी। मैंने ऐसी ऑफर किसी को नहीं दी है, लेकिन आज तुम्हें पहली बार दे रहा हूं। मेरे साथ मिल जाओ, मेरे साथ काम करो। बदले में तुम्हें दुनिया का हर आराम और इतनी दौलत मिलेगी कि तुम संभाल नहीं पाओगे। मैं तुम्हारी जिंदगी बना दूंगा। देवराज चंद सुलगती निगाहों से आतंक के पहाड़ को घूरता रहा। तुमने आज तक दुनिया में वो जलवे नहीं देखे होंगे जो मेरे साथ हाथ मिलाकर देखोगे। तुम में हिम्मत, काबिलियत और दिमाग है, मैं जानता हूं। तुम वो पत्थर इंसान हो जो हर काम पलक झपकते ही कर सकता है। ऐसे इंसानों के सामने आतंक दुनिया के ऐसे इंसानों के सामने आतंक हिंदुस्तान के जर्रे जर्रे में फैला हुआ है। मेरा नाम सुनते ही लोग भय से कांपने लगते हैं। मुझसे हाथ मिलाओ, मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर चलो, फिर देखो जिंदगी और दौलत का मजा। देवराज चांद का चेहरा कठोर हो चुका था। उसके चेहरे पर फैले भावों को देखकर आतंक के पहाड़ के माथे पर बल पड़ गए। ये तुम मेरी जिंदगी बना रहे हो? देवराज चांद एक एक शब्द चबाकर बोला। और नहीं तो क्या। तुम जो कीमत मांगोगे, जितनी दौलत मांगोगे, मिलेगी। देवराज चांद ने सिगरेट सुलगाकर कश लिया। मतलब कि तुम मुझे अपनी तरह का आतंकवादी बनाना चाहते हो? आतंकवादी? आतंक का पहाड़ हंसा। पागल हो गए हो तुम? आतंकवादी क्या होता है? हम नहीं जानते। हम तो दौलत के पुजारी हैं। जो हमें दौलत दे दे वो हमसे काम करा ले। ये तो बिजनेस है। बिजनेस? हाँ, बिजनेस। मतलब कि अपनी माँ को बेचने को तुम बिजनेस कहते हो? देवराज चांद ने दांत भींचकर कहा। माँ? आतंक का पहाड़ हचकिचाया। हाँ। देवराज चांद की आंखें सुलग रही थी। हिंदुस्तान की धरती मेरी माँ है, और तुम मुझे अपने साथ मिलाकर हिंदुस्तान के टुकड़े टुकड़े करके उसे बेचने के सपने देख रहे हो। आतंक के पहाड़ ने अजीब सी निगाहों से देवराज चौहान को देखा। दिमाग तो खराब नहीं हो गया तुम्हारा? देवराज चौहान से घूरता रहा। हम लोग अपराधी हैं, सिर्फ अपराधी। हमारा मुख्य उद्देश्य दौलत पाना है, इकट्ठी करना है। इसके लिए बेशक हमें कुछ भी बुरा क्यों ना करना पड़े। हमारी ना तो कोई माँ है, ना बाप है, ना भाई है, ना बहन। हम सिर्फ हम हैं और हमारे पास मौजूदा दौलत। बस यही हम जैसे लोगों के रिश्ते। और तुम अपने साथ मुझे मत मिलाओ।
देवराज चांद ने कठोर स्वर में कहा। क्यों? मैं चोर, खूनी, डकैत, लुटेरा हूं, लेकिन आतंकवादी नहीं। तुम में और मेरे में बहुत फर्क है। आतंक का पहाड़ हंस पड़ा। यहां फिर से एक पेज गायब है, सॉरी। लेकिन मेरा तो कोई भी साथी हिंदुस्तान सरकार के कब्जे में नहीं है। क्या मतलब? आतंक का पहाड़ पुनः हंस पड़ा। है ना मजेदार बात? जिन 6 को छुड़ाने के लिए मैंने हिंदुस्तान सरकार से कहा है, उनमें उनसे मेरा कोई भी साथ उनमें से कोई भी मेरा साथी नहीं है। उनमें से किसी को मैं जानता तक नहीं, जबकि इन्हें खतरनाक आतंकवादी घोषित करके हिंदुस्तान सरकार ने कड़े पहरे में रखा हुआ है। आतंक के पहाड़ ने हंसी रोकते हुए कहा। तो फिर ये सब क्यों कर रहे हो? आतंक, सिर्फ आतंक फैलाने के लिए, हिंदुस्तान का मनोबल गिराने के लिए। हिंदुस्तान सरकार अगर उन 6 आतंकवादियों को छोड़ देती है, तो जाहिर है बाहर आकर वो भी पुनः आतंकवादी हरकतें शुरू कर देंगे। वैसे मैं उन्हें अपने साथ मिलाकर अपने अंडर ले लूंगा। अगर किसी स्थिति में हिंदुस्तान सरकार इंकार करती है, तो विमान यात्रियों की लाशें मिलेंगी। लेकिन ऐसा नहीं होगा। 6 आतंकवादियों के पीछे हिंदुस्तानी सरकार विमान के सारे यात्रियों को दांव पर नहीं लगाएगी। तुम देखना, वो 6 आतंकवादी जिनके बारे में मैंने कहा है, वो छूट जाएंगे। देवराज चौहान को आतंक का पहाड़ उसकी सोचों से भी ज्यादा खतरनाक लगा। हमें मुफ्त में हथियार मिलते हैं, और उन मुफ्त में मिले हथियारों को हम हिंदुस्तान के बड़े बड़े शहरों के खतरनाक अपराधियों को बेच देते हैं। पूरे हिंदुस्तान में हमारी चैन बनी हुई है। पलक झपकते ही सारे काम हो जाते हैं। अब इस इंस्पेक्टर को ही लो, इंस्पेक्टर वानखेड़े। उसने तुम्हें मारने के लिए कहा है। हम तुम्हें अपने लंबे हाथों का कमाल दिखाते हैं। अभी मेरा आदमी दिल्ली वायरलेस करेगा, और वायरलेस करने के 3 घंटे के भीतर ही भीतर इंस्पेक्टर वानखेड़े को गोलियों से भून दिया जाएगा। नहीं, देवराज चांद फौरन बोला। वानखेड़े को कुछ भी नहीं करना। पर वो तो दुश्मन है, पुलिस वाला है। उसने तुम्हारी जान लेने के ये मेरा मामला है, देवराज चांद ने बीच में ही कहा। मैं खुद उससे निपट लूंगा। गुड, ये बात मुझे पसंद आई। देवराज चांद ने वहां खड़े रशीद और टोनी को देखा। आतंक का पहाड़ हंसकर बोला। ये ये मेरा दायां हाथ रशीद उर्फ टोनी है। जबकि ये ना तो रशीद है और ना ही टोनी है। ये ना तो हिंदुस्तानी है, ना ही पाकिस्तानी, और ना ही चीनी। ये मेरी तरह ये भी किसी और ही देश से संबंध रखता है। हम सबका मकसद सिर्फ दौलत हासिल करना है। उसके लिए ही हम ये सब काम करते हैं। जब तक हमें दौलत मिलती रहेगी, हम काम करते रहेंगे। जब दौलत मिलनी बंद होगी, तो हम अपनी हरकतें रोककर किसी और देश का रुख कर लेंगे। हमारी निगाहों में सब देश हमारे दोस्त हैं, बेशक वो हिंदुस्तान हो या फिर कोई दूसरा देश। सब हमारी पार्टियां हैं। जो हमें दौलत देता है, जो हमसे ठेके पर काम करवाता है, हम उसी के सगे बन जाते हैं। देवराज चौहान ने खत्म हो रही सिगरेट को एक तरफ फेंक कर नई सिगरेट सुलगाई। चेहरे पर सोचों से भरे गुड़मुड़ भाव थे। आतंक के पहाड़ की बात का उसने कोई जवाब नहीं दिया। तुम बहुत कमाल के इंसान हो। तुम्हारे बारे में अच्छी तरह जानता हूं। अगर तुम भी मेरे साथ मिल जाओ, तो हम दौलत लेकर हर देश में, हर शहर पर सफलतापूर्वक कहर बरपा सकते हैं। बदले में तुम्हें मुंह मांगी दौलत मिलेगी। एक बार तुम हाँ करके तो देखो। मेरा साथ देने की हामी भर के तो देखो। फिर तुम्हें लगेगा कि आज तक तुम जो जिंदगी जीते रहे वो बेकार थी। मजेदार जिंदगी तो अब शुरू हुई है। देवराज चौहान ने कोई जवाब नहीं दिया। कई पलों तक वहां चुप्पी छाई रही। कुछ तो बोलो, कहो तुम्हें मेरी बात मंजूर है कि नहीं। आतंक के पहाड़ ने वहां की खामोशी को तोड़ा। देवराज चौहान ने आतंक के पहाड़ के चेहरे पर निगाह टिका दी। अगर मैं कहूं कि मुझे तुम्हारी बात मंजूर नहीं, तो तुम उस स्थिति में मेरा क्या करोगे? कैसी बातें करते हो? आतंक के पहाड़ ने मुंह बनाया। पहली बात तो यह है कि हम तुम्हारे इनकार पर भी तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। जैसा चल रहा है चलने देंगे। तुम जैसे लोगों की कदर करना मैं अच्छी तरह जानता हूं। और दूसरी बात यह कि मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हें अपने साथ काम करने के लिए तैयार कर लूंगा। बिना किसी शक शुबह के कर लूंगा।
आखिर मैं तुम्हारे सामने मुंह मांगी दौलत रख रहा हूं, और मुंह मांगी दौलत की क्या कीमत होती है ये तुम बहुत अच्छी तरह जानते हो। देवराज चौहान के होंठों पर मुस्कान उभरी। ये हुई ना बात। आतंक का पहाड़ खुशी से हंसा। अभी मैं सोचना चाहता हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं। यहाँ पर तुम्हारा खास ख्याल रखा जाएगा। तुम्हें जो भी चीजें चाहिए होंगी वो मैं बाहर घूम सकता हूँ। अवश्य, बिना किसी रोक टोक के घूम सकते हो। टोनी तुम्हारे बारे में सबको आदेश दे देगा। कहने के साथ आतंक का पहाड़ ने टोनी और रशीद से कहा, तुम देवराज चौहान को ले जाओ। इसके बारे में कैसे क्या इंतजाम करना है तुम जान चुके हो। जी। आतंक के पहाड़ ने देवराज चौहान को देखा। जाओ देवराज चौहान, सोचो, अच्छी तरह से सोचो। रात के खाने पर हमारी मुलाकात होगी। आज आतंक का पहाड़ तुम्हारे साथ ही डिनर करेगा। देवराज चौहान के चेहरे पर अजीब सी मुस्कान उभरी। वो खड़ा हुआ और आतंक के पहाड़ से विदा लेकर रशीद और टोनी के साथ वहां से चला गया। चलिए दोस्तों, आज यहाँ रोकते हैं इस कहानी को। तो मैं जैसे कह रहा था, इस किताब के मैंने शुरू करने से पहले ही इस किताब को देखा था, क्योंकि मैं जब वो बीच के 6 पन्ने देखे ना मैंने, उनको हटाने के चक्कर में, तो इसके अंदर से शुरू के कुछ पेजेस, जैसे अभी हम आ चुके हैं 51 नंबर पेज पर, अब यहाँ से 2 पन्ने गायब हैं। एक पेज नंबर 79 और एक पेज नंबर 94। नहीं तो ये सारी कहानी बिल्कुल एकदम सीरियल वाइज चलती जा रही है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसका बुरा नहीं मानोगे। दिक्कत यह है कि ये स्कैन्ड कॉपीज होती हैं, तो वैसे भी जिस किसी के पास भी होगी, पहली बात तो ये होगी नहीं कॉपी, क्योंकि ये जहाँ से आई है बहुत दूर से आई है ये किताब। उस आदमी ने जैसे न तैसे करके ना सिर्फ किताब की तस्वीरें खींची। मुझे इन सारी तस्वीरों को वापस, मतलब तस्वीरों को पीडीएफ बनाकर भेजा गया था। मुझे वापस उस पीडीएफ को एक एक तस्वीर करना पड़ा। फिर उस तस्वीर को सिलसिलेवार पेज 1, पेज 2, पेज 3 के हिसाब से लगाया, तभी मुझे पता चला कि ये पेजेस गायब हैं इसके। और फिर दोबारा से इसका पीडीएफ बनाया गया। उम्मीद है आप लोगों को मेरी मेहनत पसंद आएगी, और बीच में से जो, हालांकि हमें कहानी का करीब करीब आइडिया हो ही गया कि क्या हुआ। अगर मैंने ये बात पहले देख ली होती, जो कि मैं अब बाकी किताबों के बारे में देखूंगा, तो और नहीं तो कम से कम मैं अपनी तरफ से कुछ एक पेज जोड़ देता, उसमें कहानी को तो पूरा करता। खैर, उम्मीद है ये आपको पसंद आएगी, क्योंकि इसमें खूब सारे कैरेक्टर हो गए हैं। जो एक बचा हुआ था वो इंस्पेक्टर वानखेड़े भी जुड़ गया। जैसे एक कैरेक्टर को हम मिस कर रहे हैं, यानी देखो, इसमें गजाला आ गई, इसमें नगीना आ गई। नगीना आ गई तो वो जो उसका बाप था गजाला का, जवाहर और भैरव सिंह, ज्वालामुखी कहानी वाले, जो इसमें एक देवराज चांद का वो जो दोस्त है थापर, वो नहीं है, और एक सोहनलाल नहीं है इस वक्त। हो सकता है आने वाले पन्नों में वो भी मिल जाएं। अदरवाइज इसमें करीब करीब सारे के सारे का कैरेक्टर्स जुड़ चुके हैं। तो ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगी। आप बताइएगा, और अगर कुछ दोस्तों को, मतलब कोई दोस्त चाहेंगे कि मैं वो जो पिछली कहानी का जस्ट जो है इसके अंदर समरी, वो 6 पन्ने पढूं, तो मैं फिर वो अगले एपिसोड में पढ़ दूंगा। बाकी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि, हालांकि हमारे सब्सक्राइबर्स अब हमारे देखने वालों के 51% हो गए हैं, मैंने वो स्नैपशॉट लगा दिया था। उम्मीद है कि हम अब ऊपर की तरफ ही रहेंगे, ये आंकड़ा नीचे नहीं गिरेगा। इसी तरह अपना साथ देते रहिए। एक हमारे दोस्त थे, मेरे ख्याल से महेंद्र जी ने कहा था, या शायद विजय जी ने कहा था, दोनों में से किसी एक ने, मेरे दिमाग से उतर गया अभी, कि उनका कहना था कि मैं सिर्फ इस चक्कर में कि वो पहले से कहीं उपलब्ध हैं, तो उन स्टोरीज को ना छोड़ूं। हाँ? तो मैंने कहा ठीक है,
उनका कहना था कि स्टिल मैं उन कहानियों को पोस्ट करूं, ठीक है, क्योंकि जो सुनना चाहेगा वो सुन लेगा, जो नहीं सुनना चाहेगा वो नहीं सुनेगा। और जरूरी नहीं है कि जो पहले चैनल पे पड़ी हुई हैं, महेंद्र त्रिपाठी जी ने कहा था शायद, वो मेरे अंदाज में सुनाई नहीं होगी। मेरे लिए मतलब जरा नवाजी आपकी, बहुत धन्यवाद आपका। ये कहना आपका बहुत मुझे एनकरेज करता है। तो उन्होंने कहा कि उन स्टोरीज को आपकी आवाज में सुनने में अच्छा लगेगा, जो कि मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। मैं आई विल बी ऑनर्ड, मुझे ये मेरे लिए सम्मान की बात होगी। तो हम क्या करते हैं, मैं वीडियो सेक्शन में इसे ही रखता हूँ। वो जो पुरानी कहानियां हैं, अर्थात जो कहानियां दूसरे चैनल्स पर उपलब्ध हैं, मैं उनको लाइव सेक्शंस में डाल दूंगा। मतलब इसी के बीच में डालूंगा, तो या तो फिर मैं उन्हें पूरी कहानी एक ही बार में रिकॉर्ड करके, जैसे ही मान लो साथ साथ रिकॉर्ड करते जाते हैं आतंक का पहाड़ के साथ साथ, और जैसे ही आतंक का पहाड़ का आखिरी एपिसोड अपलोड होगा उसके बाद उसे अपलोड कर देंगे, ताकि वो बीच में कहीं ना फंसे। एक सीरियल वाइज चलती जा रही है अभी तक हमारी सारी कहानियां, एक सीरीज में चलती जा रही हैं, वो बीच में ना फंसे। या फिर इसके अंदर यूट्यूब में एक लाइव सेक्शन होता है, तो वो लाइव सेक्शन में जाकर वो लाइव सेक्शन अलग से बन जाएगा, वहां डाल देते हैं। तो मैं 2 एपिसोड तक इंतजार करूंगा। आप लोगों के जो भी, आपके थॉट प्रोसेस जो भी आएगा, आपके विचार जो भी आएंगे, आपके सुझाव जैसे भी होंगे, तो उसके अनुरूप फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। आप सब दोस्तों ने साथ दे रहे हैं मेरा, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आतंक का पहाड़ के सेकंड पार्ट में। तब तक के लिए खुश रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।